कोविड वबा के 1 साल गुजरने के बाद जब कराची जाने का इत्तेफाक हुआ तो इस बार दिल किया कि हैदराबाद का भी एक चक्कर लगा लिया जाए। मैंने अब तक हैदराबाद पूरी तरह से नहीं देखा है, या तो सिंध के किसी और शहर से आते हुए या कहीं जाते हुए कुछ वक्त गुजारा है। लेकिन इस साल फरवरी में मैंने सोचा कि इतने तारीखी शहर को इस बार मुकम्मल वक्त देना ही चाहिए। मैं हूँ सहर बलोच और आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की पॉडकास्ट। तो एक सुबह मैं और एक दोस्त हैदराबाद के लिए निकल पड़े। सूबा सिंध के शहर कराची से हैदराबाद के रास्ते में कमोबेश 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। अगर रश हो जाए तो इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। इस दौरान मेरी दोस्त ने बताया कि हैदराबाद में बाकी जगह तो देख लेंगे, लेकिन एक ख़ास घर है जहां वो मुझे ले जाना चाहती है। इस जगह का नाम उसने मुखी हाउस बताया। सुनकर लगा कि शायद ये कोई सरकारी रिहाइशगाह होगी जिसे रंगो रोगन करके लोगों के लिए खोला जा रहा है। लेकिन मुखी हाउस की कहानी इससे कहीं ज़्यादा मुनफरिद और दिलचस्प है। हैदराबाद की तंग गलियों से होती हुई हमारी गाड़ी पक्का किला रोड पर मुखी हाउस के सामने आकर रुकी। ये घर बाकी घरों की तरह नहीं बना। इसी तंग रोड से आती ट्रैफिक को पार करने के बाद दरवाजे से दाखिल होते ही सीधे हाथ पर एक छोटा सा काउंटर आता है, जहां आपको टिकट खरीद कर अंदर जाने का रास्ता बताया जाता है। वहीं से ऊपर की तरफ जाने के लिए सीढ़ियां आती हैं और इन सीढ़ियों पर चढ़ते ही मुखी हाउस की बुलंद दुबाला इमारत पर नजर पड़ती है। मैंने इस घर और इसकी कहानी के लिए मुनफरिद का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि दरवाजे से अंदर कदम रखते ही बाहर से ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों का हॉर्न, लोगों की आवाज़ें नहीं सुनाई देती, और इस शोर शराबे के बीचों बीच होने के बावजूद ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी पुरसुकून मकाम पर पहुंच चुके हैं। उस वक्त इस महल नुमा घर का सिर्फ ग्राउंड फ्लोर खुला हुआ था। इमारत के अंदर दाखिल होते ही सीधे हाथ पर बालाई मंजिल के लिए सीढ़ियों का रास्ता जाता है, जिस पर सुर्ख रंग का कारपेट लगा हुआ है। लेकिन यहाँ उस वक्त जाने की इजाज़त नहीं थी, तो सिर्फ सीढ़ियों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। सामने एक और दरवाजे से अंदर दाखिल होने का रास्ता आया। अब इस घर को म्यूजियम का दर्जा तो मिल चुका है, इसलिए अंदर दाखिल होते ही कमरे के बीच और दीवारों के साथ कई मेज़ें लगी हुई थीं। इसमें हैदराबाद की तारीख और यहाँ से जुड़े सियासी व समाजी शख्सियात के बारे में काफ़ी मालूमात यकजा की गई थी। लेकिन हमें बताया गया कि ये जगह अब भी इब्तिदाई मराहिल से गुजर रही है। लेकिन मुखी हाउस की अपनी तारीख क्या है और ये किसने और क्यों बनवाया था, ये जानने के लिए मैंने इंटरनेट छानने के साथ साथ मुखी ख़ानदान के अफराद को भी ढूंढना शुरू किया। इस दौरान मुझे पता चला कि मुखी हाउस सन 1920 में एक बाअसर सिंधी हिंदू ख़ानदान के सरबराह मुखी प्रीतम दास के बेटे मुखी जेठ आनंद ने तामीर करवाया था। इस घर में 12 कमरे, 2 बड़े हॉल और सहन शामिल हैं। मुखी जेठ आनंद के 4 बच्चे थे, टिली, गोवर्धन, धर्म और राम। मुखी जेठ आनंद एक खूबसूरत महल तामीर कराना चाहते थे, जिसे सालों बाद आज भी लोग दूर दराज इलाकों से देखने आते हैं। मुखी ख़ानदान इस महल नुमा घर में 26 साल रहा। फिर बरे सगीर की तकसीम के बाद मुखी ख़ानदान के अफराद ने एक एक करके यहाँ से हिजरत की। 1956 के बाद ये घर मुकम्मल तौर पर खाली हो गया। खाली होने के बाद यहाँ कुछ अरसे तक रिकॉर्ड और सेटलमेंट ऑफिस कायम हुआ, जिस दौरान इस घर के 2 कमरे इंतज़ामिया की तरफ से इस्तेमाल होते रहे, लेकिन बाकी इमारत ज़्यादातर खाली रही। 1970 की दहाई में हैदराबाद में लसानी फसादात के दौरान मुखी हाउस को सरकारी दफ्तर समझते हुए इसके एक हिस्से को आग भी लगा दी गई थी। इसके बाद मुखी हाउस में रेंजर्स का दफ्तर भी कायम किया गया। फिर कमिश्नर हैदराबाद ने इसे लड़कियों का हाई स्कूल चलाने वाली एक गैर सरकारी तंजीम के हवाले कर दिया था, लेकिन इस इमारत की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। 1979 में हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HDA ने हैदराबाद की पुरानी इमारत की एक फहरिस्त तश्कील दी, जिसके बाद पोस्ट कार्ड्स भी छपवाए गए। इन पोस्ट कार्ड्स में मुखी हाउस भी शामिल था। लेकिन मुखी हाउस इन पोस्ट कार्ड्स का हिस्सा तो बन गया, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं हो सका, क्योंकि ये इमारत कई अरसे तक ज़िले इंतज़ामिया के साथ जुड़ी रही और मुखी हाउस को मुख्तलिफ दफातर के सुपुर्द किया जाता रहा। मुखी ख़ानदान के हैदराबाद से हिजरत करने वालों में मुखी जेठ आनंद की बेटी धर्म भी शामिल थीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 बार हिजरत की है। पहले बरे सगीर की तकसीम के बाद हैदराबाद से बम्बई, जो अब मुंबई कहलाता है, और फिर मुंबई से अमरीका की मगरबी रियासत हवाई के लिए हिजरत की। हिजरत करने के बाद भी धर्म को सिंध में गुजारा हुआ अपना बचपन याद रहा, चाहे वो अपने वालिद की तरफ से सियासी व समाजी शख्सियात के लिए रखी गई पार्टियां हों, पार्टी के बाद उसी सुर्ख रंग के कारपेट वाली सीढ़ियों पर लोगों को आते जाते देखना हो, और उन्हीं लोगों का इस सीढ़ी से उतरते ही टूटे हुए टाइल पर गिरना हो, और उसके नतीजे में धर्म का अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को रोकना हो। फिर घर के आंगन में तरह तरह के कपड़ों में खिंचवाई गई तस्वीरें हों, या फिर उनके घर जवाहरलाल नेहरू का आना हो। ये सब बातें उन्हें मुखी हाउस से जाने के कई सालों बाद भी याद रहीं। मुंबई के ब्रीच कैंडी इलाके में मौजूद अपने घर में बैठकर वो अपने बच्चों को यही कहानियां सुनाती रहती थीं। इन कहानियों का सिलसिला अमेरिका जाने के बाद भी चलता रहा। धर्म की तरफ से सुनाई गई इन कहानियों की एक बड़ी गहरी छाप उनके बेटे डॉक्टर सुरेश भवनानी के जहन पर पड़ी है, जिसके नतीजे में वो पाकिस्तान में पैदा ना होने के बावजूद हैदराबाद आने और मुखी हाउस देखने को ऐसे तरसते रहे जैसे अपने घर को तरस रहे हों।
उनकी ये ख्वाहिश तब पूरी हुई जब मुखी जेठ आनंद के भाई गोविंद राम की बेटी इंद्रू वट्टुमल की मुलाकात सिंध के मारूफ आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर कलीमुल्ला लाशारी से हुई। इस मुलाकात के बाद जब कलीमुल्ला लाशारी 2006 में पाकिस्तान वापस लौटे तो उन्होंने फौरन सिंध हुकूमत से राब्ता किया। सिंध हुकूमत ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए इस प्रोजेक्ट पर फौरन काम शुरू करने का कहा। कलीमुल्ला लाशारी फिर जिले इंतजामिया के पास गए। 2013 में डॉक्टर सुरेश भवनानी ने उन 11 लोगों समेत मुखी हाउस में पहली बार कदम रखा जिसके बारे में उनकी अम्मी धर्म ने उन्हें कई कहानियां सुनाई थीं। बीबीसी से बात करते हुए डॉक्टर सुरेश भवनानी ने जहां अपने खानदान की पूरी रोदाद अंग्रेजी में सुना डाली, वहीं उन्होंने कहा कि उनकी अम्मी मुखी हाउस को मुखी महल कहा करती थीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने घर की एक एक दीवार को हाथ लगाकर वहां कुछ देर बैठकर उन सारे किस्से कहानियों को याद किया जो उनको उनकी अम्मी ने सुनाई थी। उन्होंने कहा कि 100 साल बाद उनकी अम्मी का ख्वाब आखिरकार पूरा हो ही गया, क्योंकि वो चाहती थीं कि यह घर किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो, और अब ऐसा होने जा रहा है। धर्म अपने मुखी पैलेस को दोबारा तो नहीं देख पाई, लेकिन उनकी कहानियों और उस घर से प्यार ने उसको दोबारा लोगों में मकबूल कर दिया है। मुखी खानदान के हैदराबाद के दौरे के बाद अब घर के बारे में लोगों का तजस्सुस भी बढ़ने लगा। इस दौरान लकड़ी का सामान, जमीन के लिए टाइल और कमरों की रंगो रोगन का काम भी शुरू कर दिया गया, लेकिन साथ में ये खौफ भी बढ़ने लगा कि कहीं चोरी ना हो जाए। मुखी हाउस की हिफाजत के लिए अब बाकायदा तौर पर चौकीदार रखे गए। इतने साल इस इमारत के खाली रहने के बाद मुखी हाउस के बारे में अब कहा जाता था कि ये भूत बंगला है। दोनों चौकीदारों ने ये बात कलीमुल्ला लाशारी को बताई। किसी भी किस्म की बहस में पड़ने के बजाय कलीमुल्ला लाशारी ने मुखी हाउस में सोना शुरू कर दिया। ऐसा करने की एक वजह यह भी थी कि कहीं उनकी गैर मौजूदगी में चौकीदार घर छोड़कर भाग न जाएं और एक बार फिर कीमती सामान चोरों के हत्थे न चढ़ जाए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि इस घर में उसी तर्ज का सामान लगाया जाए जो पहले लगाया गया था। मुश्किलात के बावजूद पहले के टाइल जैसी ज़मीन, खिड़कियों में स्टेन ग्लास, खिड़कियों में वही लकड़ी का सामान जो पहले लगा हुआ था वही लगवाया गया। अब मुखी हाउस को देखने के लिए लोग पूरे पाकिस्तान से हैदराबाद आते रहते हैं, और इसके बाकायदा तौर पर खुलने के बाद तो यहाँ लोगों का रश और भी बढ़ जाएगा। इसी तरह तारीख से लेस हैदराबाद अब तंग होता जा रहा है। यहाँ की हर गली में तारीख छुपी हुई है। यहाँ के कदीम इलाके हीराबाद में भी ऐसे घर मौजूद हैं जो धर्म जैसी बेटी के बेपनाह प्यार और उन घरों की असर-ए-नौ तामीर के मुंतज़िर हैं।